हेलो, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है कि हम लोग त्रिभुज चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल परीक्षण परीक्षा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखते हैं त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल से पहले हम लोग थोड़ा बहुभुज का बारे में समझ लेते हैं। बहुभुज, पॉलीगन, ठीक है। किसी भी समतल में एटलीस्ट 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज में क्या है? बहुभुज, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है। इसी तरह से 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज, ये भी एक बहुभुज है। इसी तरह से 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये भी आपका एक बहुभुज है। इसी तरह से 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है, षट्भुज, ये सब क्या है? बहुभुज है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज, इसी तरह से अष्टभुज, ठीक है। ये सब क्या है? पॉलीगन है, बहुभुज है। अगर जो कि इन बहुभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम लोग समबाहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज में जो समबाहुभुज होगा उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहुभुज है त्रिभुज में, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो होता है, हाँ, सभी भुजाएं और सभी कोण तो समबाहु हो जाएगा। इसी तरह से चतुर्भुज में, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें जो समबाहुभुज होगा वो होगा वर्ग, ठीक है। सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें रेगुलर पेंटागन, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। इसी तरह से आपका रेगुलर हेक्सागन, सम षट्भुज, ठीक है। सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी भुजाएं आपस में बराबर और सभी कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज की चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ कॉमन पॉइंट सभी बहुभुज के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ये हम समझ लेते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का, सभी अंतःकोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए त्रिभुज से हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 180 अंश होता है। फिर भी इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं और इसी के हेल्प से बाकी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल निकालते हैं। देखिए, ये जो बेस है, ठीक है, जो आधार है, या किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं जो उसके सामने वाले शीर्ष से होकर गुजरता है। जैसे BC के समांतर हम लोग क्या करते हैं? एक रेखाखंड खींचते हैं जो कि A से पास करता है। तो इस प्रकार से, अच्छा, त्रिभुज का जो कोण है उसको मान लीजिए कि A, B और C है ना। त्रिभुज का कोण क्या है? A, B, C, ओके। इसको देख लीजिए, 1 ले लीजिए कोण, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। तब देखिए यहां से इसको PQ बोलिए। PQ जो है BC के क्या है? समांतर है और A से पास कर रहा है। तो हम लोग 2 समांतर अगर रेखाएं हैं और उनको एक त्रियक रेखा काटती है, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं को, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि एकांतर कोण और संगत कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि PQ समांतर BC और ये एक त्रियक रेखा है, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण B, क्या है ये? एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी तरह से PQ और BC समांतर है और ये एक त्रियक रेखा है, तो यहां से कोण 2 बराबर कोण C हो जाएगा। ये भी क्या है? आपका एकांतर कोण है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लाइन पर जो एक तरफ एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा आपका क्या होता है? 360, और 2 बार भाग बांटने के तो ये क्या होगा? 180 ये और 180 ये, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि कोण A धन 2 इक्वल टू कितना होगा? 180, यानी कोण 1 धन कोण A धन कोण 2 बराबर
180। अब यहां से हम देखते हैं कि कोण ए की जगह क्या रख सकते हैं, कोण बी रख सकते हैं। कोण बी प्लस कोण ए, और 2 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण सी रख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया, 180। ठीक है, तो हो गया यह त्रिभुज का कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये ध्यान रखें, ठीक है। आप यहां से समझ लीजिए। तो ये तो त्रिभुज के लिए हो गया। बाकी चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, षट्भुज के लिए या किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो समझ लीजिए इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं। और वो फार्मूला बहुत ईजी है और कैसे आता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट है, ठीक है। आप लोग अभी तक याद किए हुए थे, सबको ध्यान में है। चतुर्भुज के लिए देख लेते हैं। चतुर्भुज के लिए देख लेते हैं। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, ए बी सी डी। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी एक शीर्ष से सभी शीर्षों को मिलाते हुए रेखाखंड ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो संलग्न शीर्ष है वो तो ऑलरेडी जो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ए से बी जुड़ा हुआ है और ए से डी, ए से क्या होगा, सी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कितना त्रिभुज बना, 1 और 2। तो बताइए इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। इसी तरह से इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180। तो पूरे चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 धन 180 बराबर 360। तो इस प्रकार से किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360। इसी तरह से आप पेंटागन देख लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो इसमें भी क्या करते हैं, एक शीर्ष को कॉमन लेकर के बाकी सभी शीर्षों को आप जोड़ दीजिए। तो 2 संलग्न जो शीर्ष है वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है भुजा से, बाकी जोड़िए आप सी को जोड़िए जैसे, और यहाँ पर डी को, बी और ई आपका जुड़ा हुआ है। तो देखिए कितने त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज बन गए। तो इस त्रिभुज का सभी कोणों का योगफल 180, इस त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 और इसका कितना होगा, 180। इस प्रकार से ये पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 3 गुणे 180। यहाँ क्या था, 2 गुणे 180 बराबर 360 और यहाँ 3 गुणे 180 बराबर 540। इसी तरह से पंचभुज के, ये पंचभुज हो गया, षट्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, ए बी सी डी ई एफ। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक शीर्ष से बाकी सभी शीर्षों को जोड़ देते हैं। तो 2 जगह संलग्न जो शीर्ष वो जुड़ा हुआ है, सी को जोड़िए, डी को जोड़िए, ई को जोड़िए, एफ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कितना त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो सभी कोणों का योगफल कितना होगा, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180। तो 4 है तो 4 गुणे 180, 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। इसी तरह से पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ए से क्या करिए, किसी भी एक शीर्ष से कॉमन, एक शीर्ष को कॉमन लेकर के बाकी शीर्षों को मिला दीजिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कितना त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 5। तो 5 गुणे 180, 18 5 90, 900 हो जाएगा सभी अंतः कोणों का योगफल। समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव कर देते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 100 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, n बराबर नंबर ऑफ जो साइड्स है वो कितनी है, n है ना। n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n के टर्म में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ तो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं। यहाँ n बराबर कितना है, 3 है, 3 भुजाएं हैं। यहाँ पर n बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पर n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। यहाँ कितना है, 5 है। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग 7 है ना। तो आप ये देखेंगे
यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फल 1 गुणे 180 कर सकते हैं, तो 180। तो आप एक चीज ये ऑब्जर्व करेंगे कि 180 से किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, मतलब यहाँ 3 भुजाएं हैं तो 2 कम करके, 3 में 2 कम करके 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 में 2 कम हमने किया, क्या किया, 4 में 2 कम किया। इसी तरह से यहाँ 5 भुजाएं हैं तो 5 में 2 कम कर 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 6 भुजा है तो 6 में 2 कम करके 4 से गुणा किया है। इसी तरह से यहाँ 7 है तो 7 में 2 कम करके 5 से गुणा किया है। यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 कम कर रहे हैं तो इतना त्रिभुज बन रहा है कॉमन शीर्ष से, ठीक है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जितनी भुजाएं उससे 1 कम, ठीक है। तो एक त्रिभुज के अंतःकोणों का फल 180, तो n-2 त्रिभुज हो गए, इसमें 180 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आ गया कि n, यहां नोट कर लीजिएगा, n भुजाओं वाले, ठीक है, सभी n भुजाओं वाले बहुभुज, है ना, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n-2 गुणे 180, ठीक है, ध्यान रहेगा, n-2 गुणे 180 ये किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 - 2 1 गुणे 180 यानी 180 होता है, ठीक है। इसी तरह से चतुर्भुज के लिए an बराबर क्या रखिएगा, 4 रखिएगा, 4 - 2 गुणे 180, ठीक है, तो 360 आ जाएगा यहाँ से, है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्या है, समबाहुभुज होगा तो सभी कोणों का, किसी प्रकार का बहुभुज हो तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है, n-2 गुणे 180। लेकिन समबाहुभुज होगा, ठीक है, तो उसके सभी अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, प्रत्येक अंतःकोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो समबाहुभुज के केस में प्रत्येक कोण का मान पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी कोणों का एक फल इतना होता है, n बराबर भाग में बांटना है तो क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे त्रिभुज है तो सम त्रिभुज की स्पेशल नाम क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, तो हम देखते हैं कि तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, तो उसको 3 बराबर भाग में बांटने के लिए 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं बल्कि, ठीक है, वो समबाहुभुज जहां पर n बराबर क्या हो, 4 हो, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या आता है, वर्ग आता है, ठीक। तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होगा, 360 सभी कोणों का फल और 4 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाता है। इसी तरह से तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर n भुजाओं वाले, इससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, समबाहुभुज किसको कहते हैं, समबाहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन इंग्लिश इसका नाम है, रेगुलर ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। तो जिस बहुभुज के सभी भुजाएं तथा सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण भी बराबर होंगे, ठीक है।
आप जो कि चतुर्भुज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके कोण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग वर्ग को लेकर चलते हैं सम बहुभुज में। तो जिस बहुभुज के सभी भुजाएं तथा सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। उसे हम लोग क्या, उस बहुभुज को क्या कहते हैं, सम बहुभुज। वैसे बहुभुज को सम बहुभुज कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। यानी सम बहुभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सम बहुभुज के सारे कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तब बात आती है कि किसी भी n भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर होगा। देखिए योगफल कितना है, n-2 गुणे 180 अब बटे कितना, n, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि n बराबर कितना है, 6 है, यानी समषटभुज। तो समषटभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, तो पहले सभी कोणों का फल कितना होता है, n-2 यानी 6-2 गुणे 180 या बटे 6 बराबर भाग में बांट दीजिए यहाँ से। तो 4 गुणे 180 या बटे कितना, 6, ठीक है। 36 18 यानी 120 डिग्री होता है, ठीक। चलिए, अब देखिए, किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोण, एक ही डायरेक्शन बनाए गए सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। जैसे त्रिभुज है ABC, सभी शीर्षों पर एक ही डायरेक्शन बनाए गए सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा। जैसे C से यहाँ पर, इसी तरह से A से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर B को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A B और C है अंतःकोण, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक यहाँ से स्टार्ट करिए, एक नाम दिया जाता है 1 2 यहाँ से 3 तक। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 कितना होगा, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कोण 1 धन कोण A बराबर 180 अंश। इसी तरह से यहाँ से कोण 2 धन कोण B, कोण 2 धन कोण B बराबर 180 अंश। इसी तरह से यहाँ कोण 3 धन कोण C बराबर 180 अंश। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो हमको निकालना है सभी बहिष्कोण एक ही डायरेक्शन में बने, सभी शीर्षों से एक ही डायरेक्शन में बने सभी बहिष्कोणों का योगफल। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, ठीक है। यहाँ से कोण 1 धन कोण B, कोण A धन B, कोण B धन कोण C, त्रिभुज के कोण है तो त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 18 तिहाई 54 540। तो इस प्रकार से त्रिभुज के सभी शीर्षों पर बने एक ही डायरेक्शन बहिष्कोणों का योगफल 540, ये 180 ले जाकर घटा दीजिए तो हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से चतुर्भुज के लिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका नाम दीजिए ABCD। तो यहाँ से मान लीजिए इस डायरेक्शन बढ़ा दिया बहिष्कोण, इसका पहले अंतःकोण जो है ABC और D मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 1, इसको 2, इसको 3, इसको
4 ले लेते हैं। तब कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ए शीर्ष पर कोण 1 धन कोण ए बराबर 180। इसी तरह से कोण 2 धन कोण बी बराबर 180। इसी तरह से कोण 3 धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 4 धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए। तो हमको सभी बहिष्कोणों का मान बताना है, योगफल बताना है। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये क्या है, चतुर्भुज का अंतःकोण। तीन सबका योगफल कितना होगा 360। और यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 18 चौक 72, 720। तो यहाँ से हम देखते हैं चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का, सभी अंतःकोण नहीं बल्कि सभी शीर्षों पर बने एक ही डायरेक्शन में बहिष्कोणों का योगफल 3 धन कोण 4 बराबर 720 में से 360 घटा देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 360। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, आगे आपको देखना होगा, देख लीजिएगा इसी तरीके से कि किसी भी प्रकार का बहुभुज हो उसके सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। यानी यन भुजाओं वाले या किसी भी या कहिए सभी बहुभुज के सभी एक ही डायरेक्शन में बने बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। और अंतःकोण का योगफल कितना होता है n-2 गुणे 180। इस तरह से अगर सम बहुभुज हो तो उसके सभी प्रत्येक बहिष्कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर होंगे तो 360 को n बराबर भाग में बांट दीजिए n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए, तो क्या हो जाएगा 360 बटे n। तो हम लिखेंगे सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर होगा, और वो कितना होगा 360 बटे n, ठीक है। जैसे सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं उसी तरह सभी बहिष्कोण भी आपस में बराबर होंगे और 360 बटे n होंगे। यानी जैसे से भुजाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे से प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा घटेगा, ठीक है। ये तो फिक्स है सबके लिए, n जितना बढ़ेगा उतना जाएगी प्रत्येक बहिष्कोण का मान घटेगा, कम होगा, ठीक। इतनी बात हमको समझ में आ गई सभी बहुभुज के लिए। अगर ये पूछ दिया जाए कि समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का एक्सटीरियर एंगल का मान, तो सभी कोणों का मान योगफल कितना होता है 360। n बराबर कितना है, यानी भुजाओं की संख्या 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 120 डिग्री। इसी तरह से वर्ग के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। अब बराबर भागों में बांटना है, 4 से भाग दीजिए तो कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, ये कितना हो जाएगा, योगफल नहीं बल्कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान, तो 360 टोटल होता है, 5 बराबर भाग में बांट दीजिए, तो 5 7 35 5 दूना 10 72। तो देख रहे हैं जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रत्येक बहिष्कोण का मान भी क्या होगा कम होगा, ठीक। इतना पॉइंट हम लोग समझ गए हैं।
एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त है वो भी क्या है, बहुभुज है, लेकिन उसमें भुजाओं की संख्या क्या है, अनंत है। यानी अनंत भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो मेनली हमको त्रिभुज का अध्ययन करना था, और त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है, बहुभुज है। तो बहुभुज से रिलेटेड जितने इस कोर्स में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल प्रशिक्षण परीक्षा में जितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं बहुभुज से, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें भी जो समषटभुज होगा उसका थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। समबाहु त्रिभुज से थोड़ा सा रिलेट करके प्रॉब्लम बनते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के चैप्टर में हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, बाकी और किसी बहुभुज के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया जाता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वही जो हमने अभी पढ़ाया, ये सभी अंतःकोणों का योगफल, और समबाहुभुज के केस में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। ठीक है, और इसी तरह से सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, और समबाहुभुज के केस में प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है, वो हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में चल रहे हैं। तो त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक त्रिभुज के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। विस्तृत का जो भी सिलेबस में है रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, उसका हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है कि चतुर्भुज से जितने कोर्स में रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। ठीक है, फिर वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो अभी चल रहा है त्रिभुज। तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज में कुछ बातें हैं सभी त्रिभुज के लिए। चलिए पहले त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से भुजाओं के आधार पर भी, ये तो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से टोटल त्रिभुज 6 हो गया। 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, कोणों के आधार पर निम्न कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। फिर अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबको परिभाषा मालूम है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, तीनों अलग अलग माप की होती हैं, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण
त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश के कोण को ही समकोण बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का के एक कोण का मान 90 से ज्यादा और 180 अंश से छोटा, जिसको हम लोग अधिक बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, बेसिक सा फार्मूला है। अब जैसे हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज के प्रकार हो गए। त्रिभुज की माध्यिका किसको बोलते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये माध्यिका, 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं। इसी तरह से त्रिभुज का अंतः कोण समद्विभाजक, त्रिभुज का अंतः कोण समद्विभाजक। इसी तरह से त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक। फिर त्रिभुज का लंब। ठीक है, त्रिभुज का लंब, ये सब क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिका किसे बोलते हैं, ये त्रिभुज है ABC, इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका होती है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, किसी भी शीर्ष से, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो जाएंगी, 3 माध्यिकाएं हो जाएंगी, है ना। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहे तो आप लोग, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब हम यहाँ लिखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब देखिए, ये माध्यिका होती है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, त्रिभुज को, जो त्रिभुज है ABC, और मान लीजिए कि AD आपका क्या है, माध्यिका है। तो AD माध्यिका त्रिभुज को 2 छोटे छोटे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज का अंतःकोण समद्विभाजक। त्रिभुज का अंतःकोण समद्विभाजक, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जैसे त्रिभुज है और ये सब अंतःकोण है, तो अंतःकोण का समद्विभाजक यानी कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण समद्विभाजक। इस प्रकार से कितने कोण समद्विभाजक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ से B से B का अर्धक, यहाँ पर C का अर्धक, यहाँ से A का अर्धक, तो 3 कोण समद्विभाजक हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, एक इसी प्रकार का त्रिभुज है ABC। देखिए समद्विभाजक क्या होता है, किसी भी रेखाखंड के, यानी एक ऐसी लाइन जो कि इसको 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। तो किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजक कितने हो सकते हैं,
अनंत हो सकते हैं। जैसे ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे समद्विभाजक। लेकिन ऐसा समद्विभाजक जो कि इसको दो बराबर भागों में विभक्त करता है और साथ ही साथ इस रेखाखंड पर क्या हो, लंब हो, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। तो यानी ये जो भुजा BC है इसके मध्य बिंदु से जाए और इसको इस पर लंब हो, है ना, इसके मध्य बिंदु से जाए यानी इसको समद्विभाजित करे और इस पर लंब। इसी तरह से यहाँ से AC का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक ये हो जाएगा। इसी तरह से AB का क्या हो जाएगा, ये वाला लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो त्रिभुज में कितने लंब समद्विभाजक होते हैं भुजाओं के, 3 होते हैं, ठीक है। माध्यिका 3 होती हैं, अंतःकोण समद्विभाजक 3 होते हैं, इसी तरह से भुजाओं का लंब समद्विभाजक भी 3 होता है, ठीक है। अब त्रिभुज का लंब क्या होता है, त्रिभुज का लंब एल्टीट्यूड ABC। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये आपका त्रिभुज का लंब कहलाएगा। इसी तरह से C से A पर आप लंब डाल दीजिए, ठीक है, तो एक ये लंब हो जाएगा। इसी तरह से B से सामने भुजा AC पर लंब डाल दिया, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 लंब भी हो जाएंगे। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, त्रिभुज के शीर्ष से जो लंब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का लंब या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। ये क्या है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियंस बोलते हैं ना, 3 मीडियंस।